नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प, शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम सुनते हैं और पुराने जमाने से कई संस्कृतियों में माना भी गया है कि पृथ्वी सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है, उसे एक जीवित चीज की तरह देखा गया है। गाया, धरती माँ, मदर नेचर, ये नाम सब इसी तरफ इशारा करते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें भी तो पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम है वो काफी हद तक एक जीवित ऑर्गेनिज्म जैसा ही काम करता है। सोचिए जरा, जंगल हैं, वो जैसे फेफड़े हों हवा साफ करते हैं। नदियां, समुद्र वो खून की तरह पानी और न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करते हैं। हमारा वायुमंडल वो एक त्वचा की तरह तापमान कंट्रोल करता है। और फिर करोड़ों जीव जंतु हैं जो सब मिलकर एक बहुत नाजुक संतुलन बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी एक तरह से जीवित है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इंसान, हम इस बड़े चलते फिरते सिस्टम में कहां फिट होते हैं? हमारी भूमिका क्या है? क्या हम इसके केयरटेकर हैं, देखभाल करने वाले, या फिर कुछ और? कभी कभी जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, अपने कामों का असर देखते हैं, तो एक थोड़ी परेशान करने वाली तुलना दिमाग में आती है। क्या हमारा बर्ताव कई मायनों में परजीवियों जैसा है, मतलब पैरासाइट्स जैसा? आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस इस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश है। हम देखेंगे कि इंसानी गतिविधियां कैसे परजीवियों से मिलती जुलती लगती हैं। फिर ये भी देखेंगे कि ये तुलना पूरी तरह से सही क्यों नहीं है, और क्या कोई दूसरा बेहतर रास्ता हो सकता है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक सहयोगी रिश्ता। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो परजीवी वाली तुलना है, ये आती कहां से है? किन मायनों में ऐसा लगता है कि इंसानी गतिविधियां एक पैरासाइट जैसी हैं? शायद सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है संसाधनों का इस्तेमाल। हम पृथ्वी से चीजें लेते तो हैं, पर अक्सर बिना संतुलन का ध्यान रखे। आप इस पर कुछ बताएंगी? ये सिस्टम के नजरिए से इतना चिंताजनक क्यों है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, परजीवी का जो एक बेसिक लक्षण होता है वो ये है कि वो अपने होस्ट पर यानी मेजबान पर निर्भर रहता है, उससे पोषण लेता है और अक्सर उसे कमजोर करता जाता है। जब हम इंसानी गतिविधियों को देखते हैं, जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, या जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना जिसे ओवर फिशिंग कहते हैं, या जमीन से पानी और खनिज निकालना, तो हम पाते हैं कि अक्सर पृथ्वी की जो दोबारा भरने की क्षमता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कई इलाकों में जमीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर, जितनी तेजी से रिचार्ज होता है, हम उससे कई गुना तेजी से उसे निकाल रहे हैं। या फिर खेती के जो तरीके हैं, उनसे मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है, टॉप सॉइल, उसे बनने में सदियां लगती हैं, पर वो कुछ ही दशकों में खराब हो सकती है। तो ये सिर्फ लेना नहीं हुआ, ये होस्ट सिस्टम की क्षमता को ही कमजोर करना हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कोई परजीवी अपने मेजबान के संसाधन धीरे धीरे चूस लेता है। ये तो हुई संसाधनों की बात, लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है जो पृथ्वी के बड़े सिस्टम्स हैं, जैसे क्लाइमेट है या जंगल हैं, हम उन्हें भी बदल रहे हैं। इसे कैसे समझें इस पैरासाइट वाली एनालॉजी में? हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एक परजीवी सिर्फ होस्ट से लेता नहीं है, कई बार वो होस्ट के शरीर के काम करने के तरीके को ही बदल देता है ताकि वो खुद फल फूल सके, भले ही इससे होस्ट को नुकसान पहुंचे। अब देखिए, जब हम भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें हवा में छोड़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाने से या दूसरी वजहों से, तो हम पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम को बदल रहे हैं। हाँ। इससे ग्रह का औसत तापमान बढ़ रहा है। ये एक तरह से पृथ्वी को बुखार देने जैसा है। बुखार? अच्छा। हाँ, और जैसे बुखार में शरीर ठीक से काम नहीं करता, वैसे ही ये बुखार पृथ्वी के कई कामों में रुकावट डालता है। मौसम का पैटर्न बिगड़ जाता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। इसी तरह जब बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो वो सिर्फ लकड़ी लेना नहीं है, वो पृथ्वी की ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता को कम करना है, पानी के साइकिल को बिगाड़ना है और न जाने कितनी प्रजातियों के घर छीनना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे होस्ट के जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाना, जिससे उसकी सेहत बिगड़ती चली जाती है। और फिर हमारी बढ़ती आबादी और खपत का क्या? पॉपुलेशन और कंजम्पशन, ये भी तो परजीवी के व्यवहार से मिलता जुलता लगता है, जो सही माहौल मिलते ही बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये भाजन भी ध्यान देने लायक है। परजीवी अक्सर तेजी से फैलते हैं और होस्ट के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। इंसानी आबादी पिछले कुछ सदियों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और साथ ही हर व्यक्ति का जो औसत उपभोग है वो भी बढ़ा है। इसका सीधा मतलब है
पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर लगातार बढ़ता हुआ दबाव। हम आज ग्रह के लगभग हर कोने तक पहुंच गए हैं और अपने रहने और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमने दूसरे जीवों को उनकी जगहों से हटाया है, जमीन का इस्तेमाल अपने हिसाब से बदला है। तो एक तरह से हम होस्ट के पूरे सिस्टम पर फैलते जा रहे हैं, जिससे बाकी कंपोनेंट्स मतलब दूसरी प्रजातियों के लिए जगह और संसाधन दोनों कम हो रहे हैं। ये होस्ट के सिस्टम पर एक भारी बोझ जैसा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये तुलना, ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या हम इंसान बस इतने ही हैं, एक तरह के बायोलॉजिकल पैरासाइट? मुझे लगता है इसमें कुछ और भी होना चाहिए, कुछ जो हमें अलग बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर ये एनालॉजी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इंसान होने का मतलब सामने आता है। सबसे बड़ा फर्क है हमारी चेतना, हमारी सोचने समझने की शक्ति और चुनाव करने की क्षमता। एक साधारण परजीवी तो बस अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से काम करता है, उसे अपने कामों के लंबे असर का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन हम इंसान, हम जानते हैं कि हमारे कामों का नतीजा क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जंगल कट रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, प्रजातियां खत्म हो रही हैं। ये अवेयरनेस, ये जानकारी हमें किसी भी दूसरे जीव से बिल्कुल अलग बनाती है। और शायद इसी अवेयरनेस की वजह से हम चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। मतलब हमने देखा है लोग जंगल लगा रहे हैं, नदियों को साफ करने की कोशिशें हो रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ, ये क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैन हील। हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। जंगल लगाना, जिसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, या बिगड़े हुए इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना, प्रदूषण कम करना, ये सब दिखाता है कि हम सिर्फ विनाश करने वाले नहीं हैं, हम निर्माण भी कर सकते हैं, मरहम भी लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल स्केल का उठता है। स्केल का मतलब ये कि क्या हमारे ठीक करने के जो प्रयास हैं वो उस गति और पैमाने से हो रहे हैं जिस गति और पैमाने पर नुकसान हुआ है, या अभी भी हो रहा है? शायद अभी नहीं, लेकिन ये क्षमता है और यही उम्मीद जगाती है। सही बात है। और ठीक करने के अलावा हम सहयोग भी तो कर सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं। जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग या रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल की बात होती है। ये तो परजीवी वाले मॉडल से बिल्कुल अलग लगता है। ये एक और बहुत अहम बिंदु है। सिम्बायोसिस यानी सहजीवन का मतलब ही यही है, साथ मिलकर रहना, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, म्यूचुअल बेनिफिट। जब हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जो प्रकृति के साइकिल्स के साथ तालमेल बिठाते हैं, जैसे ऐसी खेती जो मिट्टी को खराब करने के बजाय उसे और बेहतर बनाए, या ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो हम एक सहयोगी साथी, एक पार्टनर की भूमिका निभाने लगते हैं। ये दिखाता है कि हमारा रिश्ता पृथ्वी के साथ सिर्फ लेने का नहीं, बल्कि देने और लेने का एक आपसी फायदे का रिश्ता भी हो सकता है। इसमें बायोमिमिक्री जैसी सोच भी शामिल है, मतलब प्रकृति से सीखना कि चीजें टिकाऊ तरीके से कैसे की जाती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात जो आपने पहले भी कही थी, हमारी दूर तक सोचने की क्षमता, फोरसाइट। एक परजीवी तो बस अपने होस्ट को इस्तेमाल करता जाता है, उसे इस बात से मतलब नहीं कि अंत में होस्ट मर जाएगा और शायद उसके साथ वो भी। लेकिन हम अलग हैं, क्योंकि हम भविष्य देख सकते हैं, या कम से कम उसके बारे में सोच तो सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर हमने होस्ट को जरूरत से ज्यादा कमजोर कर दिया तो आखिर में नुकसान हमारा ही होगा। ये फोरसाइट हमें एक नैतिक जिम्मेदारी देती है। वो परजीवी वाली तुलना एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें हमारे कुछ व्यवहारों का अक्स दिखाता है। ये हमारा भाग्य नहीं है, ये एक रास्ता है जिस पर हम शायद चल रहे हैं और हम चाहें तो रास्ता बदल सकते हैं। ये कोई बायोलॉजिकल डेस्टिनी नहीं है, ये एक चॉइस है, और ये चॉइस हमारी अवेयरनेस हमें करने का मौका देती है। तो अगर हम ये रास्ता नहीं बदलते, अगर हम इसी परजीवी जैसे बर्ताव वाले रास्ते पे चलते रहते हैं, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? आपने कुछ इशारा तो किया, जैसे क्लाइमेट चेंज, लेकिन और क्या? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं और हम उनके शुरुआती संकेत देख भी रहे हैं। बढ़ता तापमान सिर्फ गर्मी बढ़ाना नहीं है, ये मौसम को एक्सट्रीम बनाता है। कहीं भयंकर सूखा, कहीं भयानक बाढ़, ज्यादा ताकतवर तूफान। जाहिर है इससे खेती पर असर पड़ेगा, जिससे खाने की कमी हो सकती है। पानी का संकट बढ़ सकता है, खासकर साफ पीने के पानी का। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटों पर बसे शहर और गांव डूब सकते हैं, करोड़ों लोग विस्थापित हो सकते हैं। और शायद सबसे चिंताजनक है बायोडायवर्सिटी का नुकसान।
यानी प्रजातियों का तेजी से विलुप्त होना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अभी छठे मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बीच में हैं और इस बार वजह प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी गतिविधियां हैं। ये सब चीजें मिलकर इंसानी समाज के लिए एक बहुत ही अस्थिर और खतरनाक भविष्य बना सकती हैं। लेकिन अक्सर सुनने में आता है सेव द प्लैनेट, ग्रह को बचाओ। क्या ये वाकई ग्रह को बचाने के बारे में है या कुछ और? ये एक दिलचस्प नुक्ता उठाया आपने। अगर हम बिल्कुल बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ग्रह पृथ्वी तो शायद किसी ना किसी रूप में बचा रहेगा, जीवन भी शायद किसी ना किसी शक्ल में बच जाएगा, चाहे वो आज से बहुत अलग ही क्यों ना हो। पृथ्वी ने पहले भी बड़े बड़े बदलाव देखे हैं और उनसे उभर भी गई है। असल में जब हम ग्रह बचाने की बात करते हैं तो हम जाने अनजाने में उन परिस्थितियों को बचाने की बात कर रहे होते हैं जिनमें इंसानी सभ्यता पनप सकी है। अच्छा, जैसे एक स्थिर क्लाइमेट, साफ हवा, पानी, उपजाऊ जमीन और वो तमाम कुदरती सेवाएं जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलती हैं, पॉलिनेशन, पानी का शुद्धिकरण वगैरह। तो ये खुद को बचाने की बात ज्यादा है। सोचिए, अगर होस्ट बीमार और कमजोर हो जाएगा तो उस पर पलने वाले पैरासाइट यानी हम का भविष्य क्या होगा? अंत में सबसे ज्यादा खतरा तो हमारी अपनी खुशहाली और शायद हमारे अस्तित्व पर ही है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवन की बात की थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में, और हम इस तरफ बढ़ कैसे सकते हैं? सिम्बायोसिस का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो। परजीवी सिर्फ लेता है, एक सिम्बायंट लेता भी है और देता भी है। पृथ्वी के साथ सिम्बायोटिक पार्टनर बनने का मतलब है ऐसा तरीका अपनाना जिससे हमारी जरूरतें भी पूरी हों और पृथ्वी की सेहत भी बनी रहे, बल्कि शायद बेहतर हो। यह सोच में और हमारे काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस बड़े शिफ्ट के लिए कुछ कदम क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ बिल्कुल। पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना और उनके अंदर रहना। लिव विद इन लिमिट्स। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं है। हमें उतना ही पानी, उतनी ही लकड़ी, उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी पृथ्वी प्राकृतिक रूप से फिर से बना सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है। इसे प्लेनेटरी बाउंड्रीज का सम्मान करना कहते हैं। ठीक है, सीमाओं में रहना। इसके अलावा और क्या? दूसरा कदम है रीजेनरेट करना, यानी जो हमने लिया है या बिगाड़ा है उसे फिर से बनाने या सुधारने में मदद करना। सिर्फ नुकसान कम करना, जिसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, वो शायद अब काफी नहीं है। हमें एक्टिवली चीजों को बेहतर बनाना होगा। अच्छा, रीजेनरेट करना मतलब जैसे अगर पेड़ काटें तो उससे ज्यादा लगाएं। ऐसी खेती करें जो मिट्टी की सेहत सुधारें, उसे डिप्लीट ना करें। बिगड़े हुए इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करें। इस्तेमाल की हुई चीजों को सिर्फ रिसाइकल नहीं बल्कि इस तरह डिजाइन करें कि वो आसानी से दोबारा इस्तेमाल हो सके या प्रकृति में सुरक्षित तरीके से वापस जा सके। ये सर्कुलर इकोनॉमी वाले विचार से जुड़ता है ना, जो आजकल काफी सुनने में आता है। बिल्कुल। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि वेस्ट जैसी कोई चीज ना हो। एक चीज का कचरा दूसरी चीज के लिए रिसोर्स बन जाए। ये प्रकृति के काम करने का तरीका है जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इसी तर्ज पर ढालना होगा। वो जो लीनियर टेक मेक डिस्पोज मॉडल है, लो बनाओ इस्तेमाल करो फेंक दो, उससे हटकर सर्कुलर मॉडल की तरफ जाना होगा। और इसमें दूसरी प्रजातियों की क्या भूमिका है? आपने बायोडायवर्सिटी की बात की थी पहले। हाँ, ये चौथा अहम कदम है सभी जीवों का सम्मान करना और बायोडायवर्सिटी को बचाना। हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी एक बहुत जटिल जाल है। इसमें हर प्रजाति की अपनी भूमिका है, चाहे वो हमें सीधे तौर पर फायदेमंद लगे या न लगे। मधुमक्खियां पॉलिनेशन करती हैं, केंचुए मिट्टी बनाते हैं, जंगल हवा साफ करते हैं, वेटलैंड्स पानी फिल्टर करते हैं। ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं। बायोडायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, यह पूरा सिस्टम उतना ही मजबूत और रेजिलिएंट होगा, मतलब बदलावों को झेलने में ज्यादा सक्षम होगा। एक स्वस्थ होस्ट के लिए उसकी सारी प्रजातियों का स्वस्थ होना जरूरी है। सही है। और आखिर में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, हम अपनी तरक्की को कैसे मापें? अभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आसपास ही घूमता है। पैसा पैसा पैसा। ये पांचवा और शायद सबसे मुश्किल बदलाव है, असली तरक्की को मापना।
सिर्फ जीडीपी या पैसों के हिसाब से तरक्की देखना एक बहुत अधूरी तस्वीर है। जीडीपी तो तब भी बढ़ सकता है जब हवा जहरीली हो रही हो, नदियां सूख रही हों और लोग नाखुश हों। हमें ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो लोगों की वेलबीइंग को मापें, उनकी सेहत, खुशी, शिक्षा और साथ ही पर्यावरण की सेहत। साफ हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, असली तरक्की वो है जिसमें इंसान और प्रकृति दोनों फलें फूलें। इसे शायद आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या वेलबीइंग इंडेक्स जैसे विचारों से समझ सकती हैं, जो कुछ देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कदम मिलकर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, शोषण से सहयोग की ओर, सिर्फ लेने वाले से देखभाल करने वाले बनने की ओर, टेकर से केयर टेकर बनने की ओर। और ये बदलाव इसलिए संभव है, जैसा हमने पहले कहा, क्योंकि हमारे पास वो चेतना और दूरदर्शिता है जो शायद किसी और प्रजाति के पास नहीं है। इसे हम एक तरह का सचेत विकास कह सकते हैं, कॉन्शियस एवोल्यूशन। ये हमारे एकमात्र घर, हमारी पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते को लेकर एक मौलिक चुनाव है, एक फंडामेंटल चॉइस है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो ये जो इंसान और परजीवी वाली तुलना है, ये एक कठोर आईना जरूर दिखाती है। एक चेतावनी है कि अगर हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो क्या हो सकता है। ये हमें हमारे कुछ विनाशकारी तरीकों पर सोचने को मजबूर करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये पूरी कहानी नहीं है। हम में, इंसानों में, अपनी चेतना, अपनी समझ और अपनी चुनने की क्षमता के कारण पृथ्वी के साथ एक सहयोगी, एक सिम्बायोटिक पार्टनर बनने की अपार संभावना भी छुपी हुई है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक या पर्यावरणीय सवाल नहीं रह जाता, फिर ये एक नैतिक चुनाव भी बन जाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, अपने मेजबान को धीरे धीरे कमजोर करने वाले या अपने घर की देखभाल करने वाले, डिस्ट्रॉयर या केयर टेकर। हाँ, बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ शायद एक विचार छोड़ते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी इस अनोखी जागरूकता और चुनने की ताकत को देखते हुए, अगर हमें अपने इस जीवित ग्रह के साथ एक ज्यादा हार्मोनियस, एक ज्यादा सहजीवी रिश्ता बनाना है, तो वो कौन सा एक कदम या सोच में बदलाव है, चाहे वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हो, छोटा सा या बड़े सोसाइटल लेवल पर हो, जो हमें लगता है कि सबसे जरूरी है। इस बदलाव की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला, सबसे अहम कदम क्या हो सकता है? शायद इस पर सोचना हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है।